नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। नड्डा, धामी, खट्टर, हेमंत बिस्वा शर्मा, दिल्ली एमसीडी चुनाव में उतर गई है बीजेपी की पूरी ब्रिगेड। 11 केंद्रीय मंत्री, 4 मुख्यमंत्री इस चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। 14 रोड शो हुए कल और ये था बीजेपी का सुपर संडे एमसीडी चुनाव के पहले। और ये किसी राज्य का चुनाव नहीं है, दिल्ली का एमसीडी चुनाव है, यानी नगर निगम का चुनाव। और इस एमसीडी चुनाव में बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो जोर लगा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें कल की हैं जहां राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, जेपी नड्डा भी थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे और हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। तो ये तमाम लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं इस एमसीडी चुनाव में। रविवार को विजय संकल्प रोड शो में ये तमाम बड़े चेहरे नजर आए। पार्टी के बड़े नेताओं ने रविवार को 14 जगह प्रचार किया। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, सांसद मौजूद रहे, कई गृह मंत्री मौजूद रहे। यहां पे पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है, यानी कि एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। क्या बीजेपी को इस बार ये डर है कि ये सत्ता अब उनके हाथ से जा रही है? क्या बीजेपी को आप से कड़ी चुनौती मिल रही है? हालांकि इस बार उनके पास दिल्ली में आपकी सरकार के खिलाफ कई मुद्दे हैं। ताजा मामला है आपके मंत्री सत्येंद्र जैन के लीक वीडियो का, जहां पर वो जेल में मालिश करवाते दिख रहे। बीजेपी ने इस पर आपको घेरते हुए तंज भी किया है कि केजरीवाल ने जेलों को भी स्पा में बदल दिया है। और उसके बाद आज भी आरोप लगे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी जो है वो लाखों में टिकट बेच रही है। उसके पहले कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। अलग अलग मंत्रियों के घर में जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके वहां पर रेड्स भी हुए, जिसमें मनीष सिसोदिया शामिल हैं। शराब घोटाले का यहां पे हंगामा खड़ा हुआ और शिक्षा में भी घोटाले की बात कही गई। तमाम बातें जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं इसके खिलाफ गुजरात में भी और यहां पर एमसीडी चुनाव में भी। और लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को इन मुद्दों पर घेर रही है। इसके बाद में अब सवाल है कि क्या ये मुद्दे जो हैं वो बीजेपी को एक बार फिर से एमसीडी में जिताने के लिए काफ़ी नहीं हैं? आम आदमी पार्टी के प्रचार के खिलाफ जो है वो बीजेपी की पूरी फौज है। आपसे स्टार प्रचारक केजरीवाल और सिर्फ सिसोदिया ही हैं जो उसी समय गुजरात में भी अपने पैर जमाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एमसीडी में लगातार बीजेपी है दिल्ली में, तो क्या बीजेपी को इस बार डर है कि ये सत्ता खो जाएगी? क्या बीजेपी को आपसे कड़ी चुनौती मिल रही है? गली क्रिकेट में क्यों उतरे हैं नेशनल प्लेयर? मेरा साथ बोलिए, जय जय श्री राम। जी को जय श्री राम। हेमंत का हमारे मुख्यमंत्री, नमस्कार। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज पैनल पे मौजूद हैं बीजेपी की नेता आरती मेहरा, हुडा जरीवाला राजनीतिक विश्लेषक मनोज मिश्रा। हुडा जरीवाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। ये बीजेपी की पूरी फौज जिस तरह केंद्रीय मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की एमसीडी के इस चुनाव में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, हालांकि आम आदमी पार्टी यहां पर एमसीडी में नहीं है बीजेपी ही 15 सालों से। इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर शोर से पूरे दल बल के साथ बीजेपी हर हाल में इस एमसीडी पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहती है। तो क्या आम आदमी पार्टी से आपको लग रहा है कि उसको बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है या घबराई हुई है बीजेपी जो इस तरह की फौज एमसीडी में नजर आ रही है? असल में ये तो एक कारण है ही कि उसे लग रहा है कि कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो भाजपा जहां भी चुनाव लड़ी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो या नगर निगम, पूरी ताकत झोंक देती है। और ये लोग कहते हैं कि ये जो नए नेता, जो नए क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रणनीति का हिस्सा है।
तो इसलिए ये एक साथ ये है। दूसरी जो बात आपने कही है उसमें बहुत सच्चाई है, बल्कि वास्तव में जब 9 मार्च को चुनाव की घोषणा हो रही थी नगर निगम की और उसे टालने की जानकारी दी उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त जो दिल्ली के होते हैं, और ये कहा कि केंद्र सरकार इसमें कुछ बदलाव कर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि हारने के डर से। हम सबको भी यही लगा कि इस बार 15 साल का सिलसिला टूटेगा, क्योंकि 15 साल में जो जीते हैं, पहला चुनाव आरती मेहरा मेयर रही है दिल्ली की, उनको ज्यादा पता है कि पहला चुनाव जो 2007 में ये लोग जीते, वो 2000 हर 5 साल तो बदलती है सत्ता, इसलिए जीते। 2012 में जीते, उस समय बीएसपी एक तीसरी पार्टी वहां मजबूती ढंग से चुनाव लड़ी, इसलिए चुनाव जीते। 2017 में भी यही रिपीट हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी बराबरी में लड़े और 36% वोट लाकर ही भाजपा चुनाव जीत गई। लगातार 3 चुनावों में भाजपा का वोट शेयर 36 से नहीं बढ़ा, लेकिन वो गैर भाजपा वोटों का डिवीजन होता गया और इसलिए वो चुनाव जीत गई। इस बार कांग्रेस हाशिए पर है और ये बात हम आपसे ज्यादा भाजपा के नेताओं को पता है। दूसरा, चाहे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कमी किसी की रही, पैसे किसने दिए किसने नहीं लिए, लेकिन कुल मिला के ये संदेश गया कि नगर निगम ने अच्छे काम नहीं किए। तो ये तमाम तरह की चीजें एक साथ हुई है, तो जाहिर तौर से, बल्कि अब तो चुनाव प्रचार के इन 15 दिनों के बाद तो स्थिति थोड़ी बदली मुझे दिख रही है। किस तरह से बदली हुई स्थिति दिख रही है आपको? अभी थोड़ा डिफेंसिव आम आदमी दिख रही है, नहीं तो एग्रेसिव बहुत ज्यादा जी, क्योंकि बार बार ये स्टिंग होने से और भ्रष्टाचार के आरोप लगने से बैकफुट पे है। और संयोग से या रणनीति के तहत एक ही समय दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में और यहाँ, और वही लीडरान बीजेपी में थोड़ा बदलाव है, लेकिन आम आदमी के तो टॉप लीडर वही है जो वहां प्रचार कर रहे हैं, यहाँ प्रचार कर रहे हैं। उनकी समस्या ये है कि दिल्ली वो हर बार 2 बार जीत गए, लेकिन नगर निगम नहीं जीत पाए 17 में जी। तो इस पर मैं जी उस नगर निगम जीत नहीं पाए हैं। हालांकि दिल्ली जो 2 बार जीत गए, हुडा जरीवाला, आपको क्या वजह लगता है कि वो दिल्ली की जनता जो कि यहाँ पर सरकार, दिल्ली की सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को चुनती है, वो निगम में नहीं चुनना चाहती आम आदमी पार्टी को? जी, दरअसल जो जनता है दिल्ली की, उसने आम आदमी पार्टी को बैक टू बैक ये तीसरी बार चुनाव जिताया है। लेकिन नगर निगम की अगर बात देखी जाए तो जनता ने बार बार बीजेपी को मौका दिया। उनको लगा कि शायद अब स्थिति बेहतर हो जाए, अब मामले बेहतर हो जाए, लेकिन क्योंकि करप्शन इतनी चरम सीमा पर है और देखा जाए तो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। चाहे बार बार मौका निगम में बीजेपी को क्यों मिला? बीजेपी अच्छा काम कर रही होगी शायद, इसलिए वो 15 सालों से एमसीडी में है। बिल्कुल नहीं। बीजेपी आप देखिए हर वक्त 24/7 कैंपेनिंग मोड में रहती है। बीजेपी की अगर सिर्फ एक ही चीज की तारीफ की जा सकती है तो वो है जिस तरह से वो लोग, उनके पूरे बड़े बड़े नेता मैदान में उतर के अपने स्टेट, अपने तमाम जो दूसरी इशू ऑफ इम्पोर्टेंस है उनको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कैंपेनिंग मोड में आ जाती है। कहीं ना कहीं यकीनन जनता उससे मुतासर होती है और बीजेपी को बार बार मौका दिया गया, लेकिन दिल्ली की जनता इस वक्त बेहाल हो चुकी है। जो कोरोना काल में आपने देखा जिस तरह से जो बड़े नेताओं की बात की है, हुडा, आपने जो बड़े नेताओं की बात की है, तो इस बार बिल्कुल स्टार स्टडेड सुपर संडे था और जितनी रैलियां हुई हैं, 14 रोड शोज हो रहे हैं, तो उससे आपके पास, आम आदमी पार्टी के पास तो इतने लोग हैं नहीं, इतने स्टार्स। केजरीवाल जी वहां गुजरात में भी हैं, केजरीवाल जी यहाँ भी प्रचार कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, यहाँ पर एक पूरी फौज है। तो आप ये मानेंगे कि आप से गुजरात और दिल्ली दोनों जगह मुश्किल हो रही है फिर करने में आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आपने खुद कहा कि ये बड़े नेताओं के आने से फर्क पड़ रहा है जनता को। जी बिल्कुल, लेकिन जनता कहीं ना कहीं काम भी देख रही है। जनता ये देखती है कि किस तरह से करप्शन चरम सीमा पर है, किस तरह से चाहे वो लैंडस्लाइड जो लैंड क्या नाम है, माउंटेन्स बने हुए हैं, सॉरी, कूड़े के, चाहे वो जो लैंडफिल्स, चाहे वो लोगों की सैलरी टाइम पे नहीं मिली है एमसीडी वालों की, चाहे वो 6,760 करोड़ का करप्शन हो।
आई मीन ये सारी चीजें जनता के आगे हैं। जनता जानती है कि ठीक है, कितना ही चुनाव प्रचार इस वक्त एमसीडी में हो जाए, आप देखिए लेकिन नगर निगम जो करप्शन की बात की है, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं, कई चार्जेस हैं। चाहे वो सत्येंद्र जैन का जेल में होना हो या आज की बात कर लें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बीजेपी के साथ में आप कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने और कहा कि यहाँ पे 80 लाख रुपए मांगे जा रहे थे टिकट के लिए, उसके पहले भी टिकट बेचने के आरोप लगे हैं, तो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लग रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? लेकिन वो साबित नहीं हुए हैं। सिर्फ पर माहौल बदला है इससे, माहौल बदल जाता है इससे। माहौल यकीनन बदल सकता है, लेकिन लोग भी अपनी सच्चाई जानते हैं, लोग जानते हैं कि चीजें सामने हैं। आप देखिए वो आरोप कहीं भी साबित नहीं हुए और उस शख्स को टिकट नहीं दी गई है। ये इस बात का साफ सबूत है कि वो सरासर एक इल्जाम था। ठीक है, आम आदमी पार्टी को तो बदनाम करने के लिए खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, कुछ भी साबित नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आरती मेहरा, बीजेपी 15 सालों से यहाँ पर आप खुद मेयर रही। आरती मेहरा, एक मिनट, हुदा जरीवाल। आरती मेहरा जी, आप पहले मेयर रही यहाँ पर, 15 सालों से बीजेपी का राज है। इस बार आप जैसा है कि भाई काम अच्छा किया बीजेपी ने, केंद्र में आपकी सरकार है, 15 साल से यहां पर एमसीडी में है, इतने सारे मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेशनल लीडर्स, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एक एमसीडी चुनाव में आते हैं, तो लगता है कि डर है कि शायद कुर्सी जाने वाली है इस बार। नगमा जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि डर नहीं है। चुनाव को हम बहुत ही शिद्दत से लेते हैं, किसी भी तरह का चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी चुनौती समझ के उसको उत्सव की तरह बना देती है। अब घर में शादी होती है तो सभी बड़ों को बुलाया जाता है, सभी खास को बुलाया जाता है, सभी आम को बुलाया जाता है जी। अब नरेंद्र मोदी जी से, राजनाथ सिंह जी से, जितेंद्र जी से, हमारे बड़े बड़े नेताओं से, अभी तो योगी जी भी आएंगे, अभी तो और लोग भी आएंगे। दिल्ली की जनता मिलना चाहती है, ये मौका है, वो उनके विचार सुनना चाहती है। उन्होंने देखा कि 3 में टूटी हुई जो आनन फानन में गलत नियत से जो 3, जब मैं थी नगमा जी, तो ये एक यूनिफाइड कॉरपोरेशन थी, एक कॉरपोरेशन हुआ करती थी। अगर आपको याद हो, क्योंकि मेरा एनडीटीवी से संबंध बहुत ही पुराना है, तो उस समय हम लोग पूरा ये एक कॉरपोरेशन होती थी और शीला जी अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और हम दिल्ली नगर निगम के मेयर होने के नाते बिल्कुल ऊपर नीचे रहा करता था, एक टक्कर रहा करती थी। तो कहीं पे किसी इंटेंशन के चलते उन्होंने इसे 3 कर दिया, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट गोइंग इनटू गेटिंग इनटू डिटेल्स। तो पहली बात तो उसको यूनिफाई किया है। यूनिफाइड करने में इतना, अभी मनोज जी बड़े ही, मिश्रा जी बहुत ही मेरे बड़े भाई के समान बहुत सीनियर पत्रकार हैं और बहुत सी डिबेट्स और बहुत से अदरवाइज भी हमने बैठ के डिस्कशन किए। मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपको, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। तीनों कॉरपोरेशन टूटने से इतना बुरा हाल हुआ और ऊपर से अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से बुली किया, 23,000 करोड़ रुपया नगर निगम का दिया नहीं। और हमारी बहन हुडा जी कह रही है, एक मिनट आपके बीच में नहीं बोली, आप बिल्कुल शांत रहिए। आप कह रही है हमने तनख्वाह नहीं दी। अरे भाई, आप जिस तरह से बुली कर रहे हो, जो हमारा राइट है वो नहीं दे रहे, और भ्रष्टाचार आप हम पे कह रहे हो। मतलब आज तो एक 80 लाख का डायरेक्ट, अभी कह रही है प्रूफ, आरोप साबित नहीं हुआ, जेलों में बैठे हुए हैं और बार बार उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। बार बार, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सारे, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, आप उन पे उंगली उठा रहे हैं। आप पूरे हमारे जुडिशरी सिस्टम, जो हमारा चौथा पहिया है, उस पे आप उंगली उठा रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये लोग, राजेश और इनके कैलाशपति मिश्र, उन्होंने 90 लाख की टिकट का सौदा किया, 33 लाख आरोपी दे रहा है, आरोप देने वाला दे रहा है, रंगे हाथ पकड़े जाता है, और आरोपी भी आम और देने वाला भी आम आदमी पार्टी का। आज वो बिंदु ने वो ही किया जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था
जी बिल्कुल वही किया कि भाई प्रिस्टिन आप बना लेना। आरती जी, एक बताइए, एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि गुजरात का चुनाव भी है, एमसीडी का भी है। आप अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि वो वहां भी जा रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, उनके पास इतने स्टार प्रचारक नहीं है बीजेपी जितने, पर बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी वहां भी हैं, यहाँ भी हैं। कौन सा आपने कहा कि उत्सव की तरह शादी ब्याह जैसे घर में होता है, तमाम लोगों को बुलाया जाता है, तो कौन सी शादी बड़ी है इस समय? नहीं, शादी तो सभी इम्पोर्टेंट है। एक बड़े की भी देखिए, जितनी बड़े बच्चे की इम्पोर्टेंट होती है उतनी छोटे बच्चे की भी इम्पोर्टेंट होती है। आप नकल ही ऐसे वो नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो आज मोर देन एनीथिंग दिल्ली की जनता इस बहाने से सुनना चाहती है। आप देखिए क्या भीड़ है, लोग देखना चाहते हैं। इस बहाने से वो खट्टर जी को, इस दिल्ली की जनता काम चाहती है, दिल्ली की जनता बहुत काम हो रहा है, बहुत। आप यमुना साफ कर दीजिए, आरती जी आप बता दीजिए कि एमसीडी में क्या काम हुआ है, मान जाओ, खत्म कर दीजिए। पर हुडा जरीवाला, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का काम देख रही है दिल्ली सरकार के तौर पे, फिर नगर निगम से बाहर रखा है आम आदमी पार्टी को। इस बार उम्मीद है कि बीजेपी के खिलाफ मुद्दे क्या है आपके पास? वो तो लगातार यमुना का मुद्दा उठाते हैं, आप लोग कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं। कितना लोगों को ये मुद्दे अट्रैक्ट कर रहे हैं इस बार के बाद? हुडा जरीवाला, नगमा जी कोई एक मुद्दा नहीं है। आरती जी 1 मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। आरती जी 1 मिनट। नगमा जी कोई एक मुद्दा नहीं है, चाहे आप करप्शन का मुद्दा देख लें, चाहे आप कोरोना काल में जिस तरीके से हाल बेहाल हो गई थी दिल्ली की, आप पीएम फंड केस के करप्शन से लेके मॉर्बी इंसिडेंट के केस से लेके तमाम एक इंसिडेंट अगर बीजेपी के गिनवाने बैठ जाए तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के ही मामले मिलेंगे। लोगों के पास कोई काम नहीं हुआ है, चाहे वो स्कूल का काम देख लें, चाहे वो एजुकेशन का, हेल्थ का, किसी तरीके का आम आदमी पार्टी का आप पिछला इतने सालों का रिकॉर्ड उठा के देख ले। दिल्ली बदली है, पंजाब में बदलाव हुआ है, गुजरात में हमें उम्मीद है कि लोग इस दफा आम आदमी पार्टी को एक बेहतर मौका देंगे। एमसीडी में भी हमें पता है कि दिल्ली की जनता इस वक्त बहुत परेशान बेहाल हो चुकी है और यकीनन एमसीडी में इस वक्त दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को जरूर मौका देगी। हमें जनता पे पूरा यकीन है, हम लोग बहुत मेहनत से, बहुत दिल से काम कर रहे हैं और जमीनी तौर पे हमने ग्राउंड लेवल पे काम करा है, ग्राउंड जीरो पे हमने काम किया है। आरती, बीजेपी के पास करप्शन के अलावा, बीजेपी के पास अपनी जो नाइंसाफियां हुई है उसको गिनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। आपके जितने स्टार प्रचारक दिल्ली में इस वक्त कैंपेनिंग कर ले, आपके जितने तमाम बड़े से बड़े नेता उतर जाए ग्राउंड पे, जनता जानती है वोट वाले दिन जनता जाके आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी। आप दोनों का ये जो टकराव है इसको थोड़ा समझने के लिए मैं मनोज मिश्रा जी के पास जाना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि काम देखेगी जनता, उधर वहां पे पूरे स्टार्स की एक टीम है। आरती जी का कहना है कि हम लोगों ने जो काम किया है इनके खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भ्रष्टाचार के कोई भी मुद्दा साबित नहीं हो पाया है। पर क्या मनोज जी, मुद्दे जो दिल्ली में दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता का मूड जो है वो आपकी सरकार दिल्ली में जो काम कर रही थी उसे देखकर कुछ बदल सकता है, या ये सितारों की फौज जिसे आरती जी कह रही है कि देखने और सुनने की लोगों में ललक है, वो इस पर असर डाल पाएगी? मतलब क्या आपको मूड दिख रहा है इस समय और क्या मुद्दे हावी हैं? ये केंद्रीय चुनाव, जैसे यहाँ तो तमाम केंद्र के मंत्री यहाँ मौजूद हैं, पर एमसीडी के चुनाव लोकल मुद्दों पे होते हैं, तो क्या यमुना की सफाई, प्रदूषण, लैंडफिल्स, ये सब, इन सब से लोगों को फर्क पड़ रहा है, परेशान है और बदलाव के लिए वोट करना चाहेंगे? मनोज मिश्रा जी, पोल्यूशन इनका है, हमारा नहीं है। असल में पोल्यूशन सबका मुद्दा है आरती जी, सबको फर्क पड़ता है जी। दिल्ली में जो बहुशासन प्रणाली है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्री, जब तक उस आपस में ये या तो इस व्यवस्था को बदली जाए या जब तक इसमें आपस में सामंजस्य नहीं होगा, दिल्ली का विकास नहीं होगा। कोई भी मुद्दा, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा मुद्दा, किसी एक इकाई की अकेले बस का नहीं। यमुना सफाई दिल्ली सरकार के बस का नहीं है, बड़ा स्टेक उस पे है, लेकिन वो डीडीए की जमीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। नगर निगम तो अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो गई, और नगर निगम में भी अब जैसे कूड़े का पहाड़, ये थोड़े दिन में नहीं लगा,
ये 15 साल में नहीं है, तो बरसों से लगा, तो इकट्ठा होता गया और अव्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि 3 कूड़े के पहाड़ बन गए दिल्ली में, दिल्ली की 3 सीमाओं पर। बल्कि मैंने एक बार लिखा भी था कि रघुवीर सहाय का एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, बड़े पत्रकार, उनका किसी ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा दिल्ली बास मारने लगी क्योंकि सारे एंट्री पॉइंट पर इस तरह के पहाड़ इकट्ठे हो गए। तो मेरे कहने का मतलब कि ये सारे मुद्दों को गौण कर दिया गया है, ये दूसरे तरह के मुद्दे उठाकर। ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जी। या जो आपने कहा कि स्टारों, ये बड़े नेताओं की जो महफिल या बारात जो पदयात्रा हुई है संडे को, ये सारे मुद्दे बदल दिए गए। और मुझे लग रहा है कि ये शुरू में तो अरविंद केजरीवाल जी की स्ट्रेटजी रही होगी कि वो इन चुनावों को दिल्ली सरकार के पिच पर ले आवे, लेकिन बाद में ये केंद्र सरकार ने इसको चालाकी से उनके पीछे अपने पीछ पर ले आए। जी, ठीक है। और जो उनकी कलई, जो सबसे बड़ा जो उनकी उपलब्धि है, जिसके लिए वो अपने को दावा करते हैं कट्टर ईमानदार और ये सब, उसी को उतारने के लिए दनादन एक के बाद एक जो स्टिंग ऑपरेशन की जो चीजें आ रही हैं, तो मुद्दे तो बदलते जा रहे हैं बिल्कुल चुनाव में। मुद्दे जो हैं वो बदलते गए हैं, कुछ स्टिंग्स हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है, इनको केंद्र में लाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हमारे पास इतना ही वक्त है इस चर्चा में, लेकिन आपने जो स्टिंग की बात की है, एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे जो नया स्टिंग है बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और कैसे ये पूरा एमसीडी चुनाव जो है वो केंद्र बनाम आम आदमी पार्टी बन के रह गया है। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में। आम आदमी पार्टी पर संबित पात्रा ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप और कहा है कि टिकट के लिए रिश्वत मांगी गई है। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है आम आदमी पार्टी, ये कहना है संबित पात्रा का। ये भी बीजेपी कह रही है कि एमसीडी चुनाव के लिए रिश्वत मांगी गई है। एमसीडी के वार्ड नंबर 54 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। बिंदु से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई है। आपकी बिंदु श्रीराम ने स्टिंग किया है, बीजेपी ने कहा ये आप नेता पुनीत गोयल का ये स्टिंग है। बीजेपी आप नेता आर पठानिया का भी नाम ले रही है। कई दूसरे नेता भी इसमें लूप में थे। हालांकि इस स्टिंग की एनडीटीवी कोई पुष्टि नहीं करता है। हाँ, हो सकता है मेरे बगैर इसने कहीं बात की हो। अच्छा, या फिर ये होगा भी मेरे से पहले आपसे करके फिर मेरे से बात करता होगा ये। हाँ, नहीं करेगा जरूर आपसे बात, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में फंस गए हैं। हमारी बहन बिंदु जी पहले मिलती हैं दिनेश श्रॉफ से और जो एक पुनीत गोयल, इन दोनों के साथ बात होती है। इन दोनों से बात होती है कि कैसे होगा, मेरा टिकट क्या करना है, मेरे को क्या आदेश है। तो ये कहते हैं कि आप पूरा दे दीजिए। तो बहन बिंदु जी कहती हैं मैं पूरा तो अभी मैं पहला टोकन दे देती हूँ, और टोकन कितने का, 21 लाख का मैं टोकन दे देती हूँ, और बाद में फिर मैं 40 लाख दूंगी, और उसके बाद में फिर 21 लाख दूंगी। कुल मिलाकर के लगभग 80 लाख रुपए दिया जाएगा। बीजेपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम ने यह दावा किया है कि टिकटों के सौदे पर 500 करोड़ की उगाही का टारगेट रखा गया था। एक या 2 आदमी का काम नहीं है, ये पूरी की पूरी गैंग है, ये ठगों की गैंग है। पिछले 8 महीने से चल रहा है। इन्होंने जो पिछली सीट्स बुक करी है वो कम से कम 110 थी। 110 ये पैसा लेके ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। यहाँ इनका टारगेट था, सुनने में आया है 500 करोड़ का टारगेट था। 250 सीटों पे इनको 2-2 करोड़ के हिसाब से ऊपर पहुंचाना था, पर यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं थी। इतना बड़ा गैंग था, कहीं 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़। आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्टिंग वीडियो से यह साबित होता है कि आम आदमी पार्टी में पैसे लेकर टिकट नहीं दिए जाते हैं। देखिए, पार्टी में कोई रोल नहीं है किसी भी आदमी का। जो नाम ले रहे हैं, पहले भी जो वीडियो आए और अब भी जो वीडियो आ रहे हैं,
एक चीज क्लियर नहीं हो रही उसमें, साफ साफ स्पष्ट हो रही है कि पैसे से टिकट नहीं मिला। दलाल एक्टिव हुए जरूर, लेकिन पैसे से टिकट किसी को नहीं मिला। इस वीडियो से भाजपा यही साबित कर रही है और कुछ साबित नहीं कर पा रही है। आगे भी एकदम सचेत रहें, आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस नहीं है। यहां पे पैसे से टिकट नहीं मिलती है, ग्राउंड वर्क करने से, मेहनत करने से, जनता की सेवा करने से टिकट मिलती है। भाजपा भी अपने इन फर्जी स्टिंग के जरिए यही स्टैब्लिश कर पा रही है और कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। और एक ब्रेक के बाद श्रद्धा मर्डर केस की बात, जिसमें नार्को टेस्ट से पहले अब लाई डिटेक्टर टेस्ट की हो रही है तैयारी। श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ी खबर ये आई है कि आज आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट नहीं होगा। नार्को टेस्ट में देर हो रही है और उसके पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, जिसे पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। ये नार्को टेस्ट प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में पुलिस ने कोर्ट से इसके लिए इजाजत लेनी होती है। कल आरोपी आफताब की रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस कल उसकी पेशी से पहले नार्को टेस्ट और जरूरी सबूत जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम रोहिणी स्थित फोरेंसिक जांच लेबोरेटरी पहुंची है। पुलिस कुछ सबूतों की फोरेंसिक और डीएनए जांच कराने गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस महरौली के जंगल से सटे एक तालाब को खाली करवा रही है। पुलिस को शक है कि श्रद्धा का सर इसी तालाब में फेंका गया है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट तो होगा, लेकिन नार्को टेस्ट आज नहीं हो रहा है। पर दिल्ली सरकार की रोहिणी फोरेंसिक लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर एसके गुप्ता, पुनीत पुरी और फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रजनीश इस पर क्या कह रहे हैं, बात की हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने। आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट होना है और ये नार्को टेस्ट एफएसएल रोहिणी के जो एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से किया जाएगा। इस वक्त मैं रोहिणी की एफएसएल लैब में हूं और यहाँ के जो 3 एक्सपर्ट हैं, पुनीत पुरी जी हैं, एसके गुप्ता जी हैं और रजनीश जी हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले पुनीत जी से बात करते हैं। सर, नार्को टेस्ट होता क्या है और कैसे होता है ये? नार्को टेस्ट जो होता है एक इन्वेजिव टेक्निक है, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को जो है एनेस्थीसिया देके उसको एक ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं। ट्रांस स्टेट में ले जाने के बाद जो भी उस क्राइम से रिलेटेड जो भी वो इन्फॉर्मेशन कन्फाइंड कर रहा होता है, तो वो उसको रिवील करने के लिए नार्को टेस्ट किया जाता है। कितना समय लगता है इसमें? नार्को टेस्ट करने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं एक सब्जेक्ट को करने में। कुछ केमिकल्स वगैरह भी देते हैं इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसको वो उसको ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं। अच्छा, तो उस स्टेज पे क्या वो बिल्कुल सही बोलता है चीजें? अब ये तो देखने के बाद ही पता चलता है। इसको लेकर ये भी है कि ये बिल्कुल 100% ठीक नहीं होते नार्को टेस्ट। ये तो एक्चुअली बेसिकली टेक्निक पुलिस को लीड देने के लिए है। जो भी इन्फॉर्मेशन वो रिवील करेगा, जो भी कन्फाइंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन, और उसको रिवील करने के लिए है। मेरे साथ एसके गुप्ता हैं। सर, नार्को टेस्ट के पहले क्या कोई और टेस्ट भी जरूरी है या सीधा नार्को टेस्ट होगा? उसके पहले कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे और एक मेडिकल टेस्ट भी होगा उससे पहले। अच्छा, मेडिकल टेस्ट फिटनेस के लिए। तो क्या अभी पॉलीग्राफ टेस्ट उसका हो गया है या करवाएंगे? कब होगा ये? अभी तो नहीं हुआ है। बाकी जी, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अभी कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो कोर्ट ने जो सिर्फ नार्को टेस्ट के लिए उसकी कंसेंट ली थी, तो आज शायद पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। तो कितना समय लग सकता है अभी? तो जैसे अगर उनको कंसेंट मिल जाती है आज कल में, तो विद इन 10 डेज हम उसको पॉलीग्राफ भी का भी हो जाएगा और नार्को भी कर देंगे, प्रोवाइडेड दैट उसकी मेडिकल फिटनेस अगर ठीक है तो। सर, नार्को टेस्ट का जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा और बताएं आप। देखिए, नार्को टेस्ट जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि फॉरेंसिक साइंस सारी हमारी लॉकआउट प्रिंसिपल पे काम करती है कि क्रिमिनल हमारे जो भी क्रिमिनल होते हैं वो कुछ चीज़ों को छोड़ कर जाते हैं स्पॉट पर, कुछ चीज़ों को लेकर जाते हैं। तो फिजिकली तो हमारी टीम रिकवर कर लेती है, पर क्रिमिनल के माइंड में जो लेके जाता है वहाँ से क्राइम सीन से, उस सच को उगलवाने का एक तरीका नार्को टेस्ट है। इसमें जैसा कि पुरी साहब ने बताया कि उसको सबकॉन्शियस किया जाता है। जो भी क्रिमिनल होते हैं या एक्यूज होते हैं, सबकॉन्शियस में ऐसा माना जाता है कि जो भी क्वेश्चन हम उससे करेंगे वो उसका जवाब सच ही देगा, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन करने की क्षमता कम रह जाएगी।
उस वक्त कौन कौन से लोग वहाँ पर होते हैं? वहाँ पे एक हमारे FSL से साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं, फोटो एक्सपर्ट होते हैं, और जहाँ ये किया जाएगा डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल में, वहाँ के डॉक्टर्स भी वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। मेरे साथ डॉक्टर रजनीश भी हैं। डॉक्टर रजनीश, आप क्राइम सीन भी गए थे देखने के लिए, क्या कुछ वहाँ पर देखा, क्या कुछ पाया? देखिए, उस टीम का पार्ट मैं नहीं था, लेकिन ये है कि जब हमारी टीम जाती है तो फील्ड में जो भी साइंटिफिक एविडेंस, इवन आप जैसे इस केस में देख रहे हैं कि वो 6 महीने पुराना केस है, लेकिन चूंकि हम साइंटिफिक एविडेंस उठाते हैं वहां से, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं और प्रॉपर प्रिजर्व करके लेबोरेटरी में भेजने का इंस्ट्रक्शन आईओ को देते हैं, जिससे वो प्यूट्रीफाई ना हो, जिससे खराब ना हो। देखिए, यह कार्य चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर सामान्य चीजें होती तो आईओ अपना वहां से ब्लड आइडेंटिफाई करता और उठा लेता, लेकिन ये उसके फील्ड का चीज नहीं है। तो हमारे एक्सपर्ट बहुत ही स्पेशलिस्ट गए हुए थे और उन्होंने काफी सर्चिंग के बाद उसको आइडेंटिफाई किया, और जो भी चीजें वहां पे, जो भी क्लूज मिले उनको, उन्होंने आईओ को हैंडओवर कर दिया है, और निश्चित तौर पे वो हमारी लेबोरेटरी में आएंगे और लेबोरेटरी उसको फर्दर एग्जामिन करेगी। ब्लड सैंपल मिले थे वहाँ से? ये देखिए, ये अंडर द वे है प्रोसेस, और ये अभी यहाँ पर रिवील नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल, ये हैं FSL रोहिणी के एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि नार्को टेस्ट कैसे होगा, इसका क्या उपयोग है और साथ में कितना समय लगेगा। तो इसको लेकर अब ये माना जाए कि अभी जो नार्को टेस्ट है आफ्ताब का, वो बहुत जल्दी होने वाला नहीं है, इसमें कुछ समय, कुछ दिन और लग सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन जीवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और श्रद्धा हत्याकांड का जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस बीच हाईकोर्ट से मामले की जांच CBI को ट्रांसफर करने की भी मांग है। याचिका में कहा गया है कि घटना 6 महीने पुरानी है। दिल्ली पुलिस में मामले में सही जांच दिल्ली पुलिस नहीं कर पाएगी। दिल्ली पुलिस के पास वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी है, साथ ही वैज्ञानिक उपकरणों की कमी के चलते सही तरीके से जांच नहीं कर पाएगी। ब्रेक के बाद प्रचार के लिए दिग्गजों की दौड़ के बीच गुजरात में बेरोजगारी और महंगाई कितने बड़े मुद्दे हैं। तो गुजरात में आज रैलियों का रेला लगा है। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, सभी बड़े नेता मैदान में हैं। इन चुनावों के बीच जनता के अपने मुद्दे हैं। कोई मौजूदा बीजेपी सरकार के काम से संतुष्ट है, कोई बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे गुजरात के अमरेली में हैं, जहां उन्होंने आम जनता से बात की। तो सुनते हैं क्या मूड है अमरेली की जनता का। अमित विकलानी जी क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है आपका? ज्यादातर लोग गुजरात में बिजनेस ही करते हैं। हाँ, धंधो। तो हमने सुना अमरेली में कांग्रेस का गढ़ है, पिछली बार कांग्रेस आई थी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? अभी माहौल बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है। हाँ, नए कैंडिडेट है, यंग है, काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। क्या नाम है कैंडिडेट का? अपने कौशिक भाई वेकरिया। और कांग्रेस का सिटिंग MLA ही, उसको ही टिकट मिला है? परेश भाई है। तो वो नहीं काम करते? नहीं, काम करते हैं। ये थोड़ा यंग है, गांव में उसका नाम ज्यादा सुनाई दे रहा है, सबकी चर्चा जो हो रही है, उसका पलड़ा भी भारी दिख रहा है। दादा आप बताइए नाम। हमको क्या पता है इसमें? आपका नाम? सत्तार भाई नथु भाई सही है। अच्छा, तो आप कब से रह रहे हैं अमरेली में? हिंदी समझते हैं? थोड़ा ही बोलिए, कच्चा मैं समझ जाऊंगी गुजराती भी। बहुत ज्यादा साल से रहते हैं। अच्छा, तो अभी पिछला बार तो किसको वोट दिए थे? कांग्रेस जीता था पिछला बार यहाँ? वो पता नहीं है। आपको नहीं पता है? क्या वोट नहीं देते हैं? वोट तो देते हैं। तो पिछली बार आपके यहाँ कौन जीता था नहीं पता? कांग्रेस जीता था। कांग्रेस जीता था। इस बार क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? इस बार तो तीनों हरखा है। तीनों है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तो आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है इस बार। क्यों, ऐसा क्यों? वो पब्लिक बोल रही है। पब्लिक बोल रही है तो आप मान लोगे? हाँ? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितना, कहाँ, क्या काम करते हैं बताइए? और कबाड़ी का। कितना पैसा कमा लेते हैं दादा एक दिन का? एक दिन का 300-400 रुपये। 300-400 रुपए।
घर चल पाता है इससे? हाँ, घर चल जाता है चलता है? हाँ। महंगाई इतनी हो गई है, चल जाता है एक दिन में 300? दो लड़का काम करता है ना, इसीलिए। चलिए, अच्छा आप नाम बताइए। परेश भाई व्यास। हाँ जी, परेश भाई व्यास। परेश भाई क्या काम करते हैं? कर्मकांड। अच्छा, तो ये बताइए, पिछली बार यहाँ कांग्रेस का दबदबा था, जीती थी कांग्रेस, यहाँ पे भाजपा का कोई वोट नहीं आया था। 5 साल में क्या कोई बदलाव हुआ है? इस बार क्या माहौल लग रहा है? ज्यादा है बदलाव। आप लोग के यहाँ का एमएलए करता है काम जो कांग्रेस का है? करता है। काम करता है? बढ़िया विकास किया है? बढ़िया है। तो फिर इस बार किसका माहौल लग रहा है? इस बार तो 3 लोग हैं, इस बार तो केजरीवाल जी भी उतरे हुए मैदान में। भाजपा का भारी है, लगता है। ऐसा क्यों? आप तो कह रहे हो कांग्रेस का एमएलए काम करता है। काम बताता है ना उसका। किसका काम बताता है? भाजपा का। हाँ, कांग्रेस का नहीं कर रहा काम। पब्लिक चाहती है, पब्लिक चाहती है, ज्यादा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट है तो सिटिंग एमएलए भी इधर बीजेपी का होना चाहिए। नहीं, क्या समझी नहीं, पब्लिक क्या चाहती है? जो गांधीनगर में गवर्नमेंट बीजेपी की बन रही है और इधर कांग्रेस की सीट आ रही है, तो पब्लिक चाहती है कि बीजेपी की सीट मिले तो ज्यादा फायदा मिले अमरेली को। अच्छा, कि अगर सरकार अल्टीमेटली स्टेट में बीजेपी की है तो हमारे यहाँ का एमएलए कांग्रेस का क्यों? सही समझी है? ये वजह है, वरना कांग्रेस का एमएलए काम करता है। ऐसा नहीं है नहीं करता ना, ऐसा नहीं करता है। कांग्रेस वाला काम करता है। हाँ, पर आप अब लोग सोच रहे हो कि स्टेट में जब सरकार जिसकी होगी पूरा फायदा मिले हमारे सिटी को। पूरा फायदा मिलेगा। यहाँ पे भी दादा आपसे बात करें जरा, नहीं करें बात? अच्छा, तो सर लोग बहुत हंस रहे हैं तो इनसे ही बात कर लेंगे। क्या काम करता है? मैं जॉब कर रहा हूँ आईटी कंपनी में। आईटी कंपनी में क्या नाम है आपका? मार्केट यहाँ पे देख रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट। तो पिछली बार क्या माहौल था? पिछली बार 2017 में भाजपा का ही माहौल था। तो कांग्रेस तो जीती थी यहाँ से। पाटीदार अनामत आंदोलन यहाँ पे आया। हाँ, पाटीदार आंदोलन की वजह से। आप पाटीदार कम्युनिटी से हैं? आप पाटीदार कम्युनिटी से हैं? मैं बीजेपी के साथ हूँ। अच्छा, नहीं क्या वर्कर है बीजेपी के? वर्कर कुछ नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के साथ हाँ। हम मोदी के साथ है। अच्छा, तो इस बार पूरा पलड़ा भाजपा का भारी है। पांचों सीट भाजपा में आ रही है। हाँ। तो पिछले साल तो एक भी नहीं आई थी, इस बार 5 की 5। पाटीदार आंदोलन। हाँ, वोटर को गुमराह किया था इस लोगों ने। हाँ, किसने? ओपोजिशन ने। किसने? कौन करता है? इस बार आम आदमी पार्टी है ये गुमराह करने की, लेकिन इस कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। आपका यहाँ का सिटिंग एमएलए तो कांग्रेस का है, लेकिन आने वाला नहीं है अब आएगा नहीं। दादा नाम बताइए। किशोर भाई। किशोर भाई, आपका नाम? सरोज बहन और किशोर भाई, आप लोग की दुकान है ये? है? पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा था, 2017 में कांग्रेस जीती थी अमरेली से, है ना? इस बार क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? वो तो दोनों का बराबर से, वो कोई कह ही नहीं सकता, वो कह ही नहीं सकता। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? नहीं, वो नहीं कह सकता क्योंकि नहीं। वैसे आप लोग के यहाँ कांग्रेस का एमएलए काम करते हैं? रसाकसी है, रसाकसी। अच्छा, एक बड़ा अच्छा शब्द ये बोल रहे, क्या है? खसाखसी। रसाखसी वो गुजराती शब्द है। क्या मतलब है? वो गुजराती शब्द है, वो इक्वल है रसाखसी। अच्छा, नहीं, मैम कहाँ से हैं? हम यहाँ अमरेली से ही हैं। तो एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ तो चुनाव आ रहा है, अब अमरेली में हमने सुना है कि कांग्रेस का बड़ा गढ़ था, आप लोग के सीटिंग एमएलए कांग्रेस के 2000 सीट में, भाजपा को कोई सीट नहीं मिली। इस बार तो 3 लोग मैदान में उतरे हुए हैं। नहीं, आप मेरा सवाल तो सुनो। इस बार तो 3 लोग मैदान में उतरे हुए हैं, भाजपा है, केजरीवाल है, राहुल गांधी है। आपके हिसाब से पलड़ा किसका भारी लग रहा है? भाजपा का ही होगा। हाँ। आप लोग यहाँ का एमएलए क्या काम नहीं करता? करता है, पर भाजपा का ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उनके काम में बढ़ावा ज्यादा है। हाँ, बढ़ावा ज्यादा है मतलब काम अच्छा है। काम अच्छा है।